हेलो फ्रेंड्स, ये एटम का लास्ट टॉपिक है ओबो रूल। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरने के लिए पहले ये पूछा जाए कि ओबो रूल क्यों दिया गया। तो देखिए, ये 3 वैज्ञानिकों द्वारा एक सम्मिलित रूल दिया गया था जिसका नाम लिया गया ओबो नियम। ठीक है, ये जो ओबो नियम था ये क्यों दिया गया, ये इलेक्ट्रॉन किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने के लिए ओबो रूल दिया गया। अब जो आपका ओबो रूल है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस तरह से बताता है, क्या करता है, वो देखिए। ओबो जो रूल था उसकी मेन हेडिंग लाइन यही थी कि इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। अब किस तरह से भरे जाते हैं और ये जो ऊर्जा है वो होती क्या है, किस तरह से किस पे डिपेंड करती है, उन सब बातों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो, इलेक्ट्रॉन है, ओबो रूल का पता चला आपको, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। अब ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कैसा होता है, वो किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए, जो ऊर्जा का क्रम है, ऊर्जा का क्रम है वो किस पे डिपेंड करता है, n प्लस एल के मान पे, n प्लस एल के मान पर, यानी n प्लस एल का मान जितना ज़्यादा होगा ऊर्जा उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन ये नियम केवल हाइड्रोजन परमाणु के अलावा लगता है। किसके? हाइड्रोजन परमाणु के अलावा लगता है। लेकिन हाइड्रोजन परमाणु के लिए अगर मैं ऊर्जा के क्रम की बात करूं तो केवल ऊर्जा n पर निर्भर करती है, ऊर्जा n पर निर्भर करती है। जरा देखना किस तरह से करती है, क्या हसीन है। देखो, हाइड्रोजन ऊर्जा का क्रम है वो n प्लस एल के मान पे निर्भर करता है और n प्लस एल का मान बढ़ता है तो ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। अब जो ऊर्जा का मान बढ़ता है वो हाइड्रोजन परमाणु के अलावा वाली ये जो है सारी चीजें इन्हीं पे डिपेंड करता है, इन्हीं के लिए है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा का मान केवल और केवल n पे निर्भर करता है। किस पे करता है? n पे निर्भर करता है। जरा देखिए, इसी नियम को है ना n प्लस एल की नियम भी बता गया है, तो आप दोनों को मान सकते हो कि n प्लस एल का नियम क्या होता है और ये ऊर्जा का नियम भी, ये जो ओबो रूल है वो भी क्या होता है। जरा देखो, ये n प्लस एल नियम में आपको अलग से नहीं पढ़ाने वाला। इसमें देखो, n प्लस एल का मान, n प्लस एल का मान जिसका कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले जिसमें n प्लस एल का मान कम होगा, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरे जाएंगे। यदि आपको कोई ऐसी कंडीशन मिल जाती है जहां पर n प्लस और l का मान 2 उपकोषों के लिए बराबर हो, किसके लिए? 2 उपकोषों के लिए बराबर हो या दो उपकोषों के लिए बराबर हो, तो फिर आप किस में भरोगे? उस उपकोष में भरोगे जिसके लिए n का मान क्या है, कम है। यानी n प्लस एल वैल्यू बराबर n प्लस एल वैल्यू अगर बराबर हो जाए तो n का मान कम वाले में भरेंगे, क्या भरेंगे? इलेक्ट्रॉन भरेंगे। क्या भरेंगे? इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे, और तो कुछ नहीं भरने वाले हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जरा देखो, अगर इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो किस तरह से भरेंगे, वो कौन कौन सा नियम होगा वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ, और ऊर्जा का क्रम किस तरह से होगा। बिल्कुल सिंपल सा एक क्रम है, जरा देखना। आप कुछ इस तरह से अपनी कॉपी में एक स्ट्रक्चर बनाओ। पहले में केवल s होता है, दूसरे में 2s और 2p होते हैं, तीसरे में 3s, चौथे में 4s और पांचवे में 5s, छठे में 6s। इतना ही बहुत है, इसके ज़्यादा नहीं लेंगे। 7s ये लो, सारे ले लेता हूँ मैं तो बस। 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। ठीक है, 7d, 6d, 5d, 4d, 4f और 3d, ऐसा ही होता है। इसमें 5f, इस तरह से ये जो आपके होते हैं उपकोष वो कुछ ऐसे होते हैं, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, ऐसे ऐसे आपके चलते जाते हैं। देखो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है वो कुछ इस तरह से तीर के निशान से चलना है आपको। इधर से आया मतलब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन बैठा था, वो पहले किस में भरे जाएंगे? s में। और याद रखना, s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अभी बताया था। p में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और d में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। याद रखना इस बात को, ठीक है। पहले ये आया, फिर आपको क्या करना है, इस तीर को यहाँ से वापस उठाना है और वापस लेके जाना है। वापस लेके जाओ, फिर वापस काटो, समझ गए?
फिर अगली बार वापस ऊपर चली गई, फिर काटो। तो देखो पहले कौन कटा, देखते रहना, पहले 1s कटा, फिर कौन कटा 2s कटा, फिर कौन कटा 2p, और उसके बाद 3s, यानी फिर 2p कटा है और फिर 3s कटा है। समझ गए क्या? इसके बाद देखो फिर वापस ऊपर चले गए, यहां से घुमा के ले जाना, ऊपर ऊपर चले गए, फिर देखो 3p कटा, फिर 4s कटा है, 3p फिर 4s कटा है, 4s कट गया। उसके बाद देखो फिर कौन सा आएगा, ऊपर घुमा के लेके गए 3d 4p 5s, 3d 4p 5s, कुछ इस तरह से कटेंगे, यही कटेंगे। इसके बाद फिर आगे चले जाओ 4d 5p 6s, 4d 5p 6s, इसी तरह से कटेंगे। अब देखो अगर इस तरह से कटेंगे तो ये क्या है, इनकी ऊर्जा का क्रम ही है। कौन सा है? ऊर्जा का क्रम। और आपको पता है हाइड्रोजन परमाणु के अलावा सब में ऊर्जा का क्रम जो होगा, इलेक्ट्रॉन का क्रम भी वही होगा। अब मैं आपको एक चीज बता रहा था, ये तो मिटा दूं, मैं एक चीज आपको बता रहा था कि जब अगर n प्लस l का मान समान आ जाए तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेंगे जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा, n का मान कम होगा। जरा देखना 3d और 4p, 3d और 4p के लिए अगर मैं n प्लस l का मान अगर निकालना चाहूँ तो 3d के लिए 3, d का मान कितना 2, कितना हो गया 5, 4p के लिए 4 और p का 1, कितना हो गया 5। क्या बराबर है क्या 5 5? पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरूंगा, जिसमें n का मान कम है, 3 और 4 में से n का मान किसका कम, 3 का। तो देखो इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा, 3 में, यानी ऊर्जा ज्यादा किसकी, 4p की। और इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, इस तरह से सॉरी, इस तरह से ऊर्जा भरी जाएगी। अब देखो ये तो किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के अलावा के लिए। हाइड्रोजन परमाणु में कैसे भरेंगे ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु में केवल n पे डिपेंड करती है। n पे डिपेंड करने का मतलब है, अगर ऊर्जा के क्रम की बात करूं तो 1s से ज्यादा 2s की, फिर 2p की बराबर, फिर 3s की, फिर 3p, फिर 3d और फिर 4s, फिर 4p, 4d, 4f, कुछ इस तरह से होगी। यानी एक कक्षा के सारे उपकोषों की ऊर्जा समान होगी, लेकिन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएंगे तो ऊर्जा बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन इसी क्रम में भरेंगे हाइड्रोजन परमाणु के लिए। ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, कई बार रिपीट हुआ है, मैंने जेट में भी आपको करवा दिया है, ये समझ में आ गई। उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन केवल इस तरीके से नहीं, 2-3 तरीके और होते हैं। देखो अगला नियम है आपका हुंड का बहुलकता का नियम। कौन सा, हुंड का बहुलकता का नियम। तो हुंड का बहुलकता का नियम जरा देखो क्या होता है। हुंड का बहुलकता का नियम ये होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, हुंड का जो बहुलकता का नियम है, किसी भी कक्षक में जो उपकोष है, कोई भी उपकोष है, जैसे मान लो ये मैंने p उपकोष ले लिया, ठीक है, कोई भी उपकोष है, उसमें जितने कक्षक है उनमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक एक सिमिलर इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। यानी यह है कि समान ऊर्जा वाले समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल भरा जाता है और उसके बाद उसमें युग्मन प्रारंभ किया जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि समान ऊर्जा वाले समभ्रंश कक्षकों में युग्मन, इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक उसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। जरा देखना, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन 7 की 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 2p3 होगा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, p में भरूं। ये तो है आपका हुंड का नियम। यानी जब तक ये सभी समभ्रंश कक्षों में ऊर्जा समान है इनकी, ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है, तो ऊर्जा बराबर ही है इनकी। तो कक्षकों की ऊर्जा के बारे में मैंने कुछ बोला क्या? मैं तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो केवल एक कोष से दूसरे कोष में ऊर्जा का अंतर होता है, जबकि हाइड्रोजन परमाणु के अलावा सब में उपकोष में ऊर्जा का अंतर होता है। कक्षकों में तो नहीं होता, उपकोष में ऊर्जा का अंतर होता है, तभी तो 2s में पहले भरा, 2p में बाद में भर रहा हूं। सही है ना ये बात? अब देखो लेकिन कक्षकों में तो ऊर्जा समान होती है। कैसी होती है? समान होती है। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि समान समभ्रंश ऊर्जा वाले, यानी समभ्रंश का मतलब है समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। ये तो किसका नियम है?
हुंड का नियम, अगर मैं हुंड के नियम की पालना ना करता तो कुछ इस तरह से बढ़ सकता था 1 2 3। ये किसका नियम नहीं है, हुंड का नियम नहीं है। और इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका क्या है, गलत है। यही किसने बताया था, आपके हुंड ने बताया था। हुंड ने कहा कि युग्मन तब प्रारंभ होगा जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। अगर मान लो मैं इसी तरह से ऑक्सीजन 8 की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा क्या। अगर 2p4 हो जाएगा तो देखो यहां पर फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा, 3 आ गए, फिर उसके बाद अगला आएगा, ये आपका ऑक्सीजन के लिए राइट हो जाएगा। समझ में आई क्या ये बात। हुंड का नियम केवल इतना सा था। अच्छा लगा। इसके बाद देखो पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। क्या, पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत क्या था, पाउली साहब थे। पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत क्या था, दरअसल पाउली ने क्या कहा, पाउली ने कहा कि किसी भी एक कक्षक में समान चक्रण वाले 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। यानी किसी भी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। अधिकतम 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान हो सकता है किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, लेकिन किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, किस तरह से नहीं हो सकता, ये देखो पाउली ने बताया था। पाउली ने कहा कि जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे लिथियम और बेरिलियम की बात करें, लिथियम और बेरिलियम की अगर मैं बात करूं तो इसका 3 और इसका 4, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 और इसका हो जाएगा 2s1, इसका हो जाएगा 1s2 2s2, ये हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इनके लास्ट अंतिम इलेक्ट्रॉन की अगर चारों क्वांटम संख्याओं की बात करूं तो किस तरह से होगी। n का मान देखो दोनों के लिए, n का मान दोनों के लिए 2 2 ही होगा, ये लो 2 2। अगर l के मान की बात करूं तो s s है 0 0 होगा। अगर m की मान बात करूं तो l के बराबर ही 0 0 होगा। देखो 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान हो गया क्या। चौथी क्वांटम संख्या के लिए मैंने आपको बताया था कि जब चक्रण क्वांटम संख्या पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कराने के जस्ट बाद कि जो पहला इलेक्ट्रॉन होता है उसका +1/2 लेते हैं, दूसरे का -1/2 लेते हैं। तो देखो ये पहला इलेक्ट्रॉन है तो कितना हो जाएगा +1/2 और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है तो कितना हो जाएगा -1/2। क्या चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान है क्या, नहीं है ना। इसीलिए यही नियम पाउली ने दिया था कि किसी भी परमाणु के लिए किसी भी परमाणु के किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई ना। ओके, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन करो, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वांटम संख्या से रिलेटेड ही है क्वेश्चन। क्वेश्चन है पोटेशियम के, लिख रहा हूं देखो, पोटेशियम के 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए या अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात करो। तो आपको पता है अंतिम इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है, 4s1 में जाएगा, 4s1 में जाएगा, क्योंकि आपको पता है 4s के बाद 3d आती है और इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है, जब दूसरा बढ़ता है उसके बाद आता ना 3d में, तो 4s1 है। देखो ना कि 3d होगा, 4s1 होगा तो चारों क्वांटम संख्या है। n का मान कितना 4, l का मान कितना 0, m का मान कितना 0 और s का मान कितना +1/2। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो ये मिल जाएगा 4 0 0 -1/2 भी। समझ गए क्या। लेकिन 100% राइट कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा। एक देखो आपको एक ऐसा सिंबल मिल जाए साई 420, ये वाला सिंबल मिल जाए तो इसमें ध्यान रखना, तो ये साई के पास वाला है, ये आपके n को दर्शाता है, ये आपके l को दर्शाता है और ये आपके m को दर्शाता है। यानी अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सा है 4d है, कौन सा है 4d और 0m है तो m 0 किसके लिए होता है z² के लिए, 4d z² का सबको ये बता रहा है। समझ में आएगी क्या, पहला n को, दूसरा l को और तीसरा m को बताता है। ठीक है, इसके बाद आप एक चीज़ बताओ मुझे, एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर जो आपका एटम चैप्टर है ये पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन के बाद। फिर उसके बाद अपन एक क्वेश्चन बैंक करेंगे। देखो क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताता हूँ क्रोमियम और कॉपर का। AR18 हो जाएगा सब में, ये लो ये AR18 हो गया साहब, AR18 हो गया। इसके बाद देखो जब AR18 हो गया तो इसके बाद क्या होता है, इसमें 18 तक तो यहाँ कंप्लीट हो ही गया, उसके बाद क्या आएगा
4s2, इसमें भी 4s2, कितने हो गए 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद इसमें कितने बचे 24 4, 3d4, इसमें कितने बच गए 29 पे आता है 3d9। लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सरासर गलत है। ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत है। इनका जो राइट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्रोमियम का होता है 4s1 3d5 और आपके कॉपर का होता है 4s1 3d10। आपको दिख रहा है ये अर्धपूरित है, ये अर्धपूरित है, ये पूर्ण पूरित है। यानी कि ये यहाँ से निष्कर्ष निकल के आता है कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व है वो ज़्यादा होता है अपूर्ण पूरित के बजाय। यहाँ पूर्ण है, यहाँ पर भी अपूर्ण है, लेकिन इसमें देखो पूर्ण पूरित अर्धपूरित अर्धपूरित अर्धपूरित, यानी अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व है अपूर्ण पूरित कक्षकों की तुलना में ज़्यादा होता है। और ये किसके कारण होता है 2 चीज़ों के कारण होता है, वो नोट लगा के लिख लेना। पहला तो है सममितता के कारण, सममितता के कारण, और दूसरा लिख लेना उच्च विनिमय ऊर्जा के कारण, विनिमय ऊर्जा के कारण। यानी आपसे क्वेश्चन सीधा ये पूछा जा सकता है कि क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 4s2 3d4 नहीं होने के बजाय 4s1 3d5 होता है। क्यों? 4 ऑप्शन में आपको सममितता और उच्च विनिमय ऊर्जा दिखे, आंसर टिक लगा देना। समझ गए? कॉपर का पूछे, किसी का भी पूछे जिसमें 3d5 d5 d10 s1 s आ रहा हो तो उसमें 2 ही रीजन होंगे, उच्च विनिमय ऊर्जा और सममितता। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।